मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। ठीक। और आप किस लिए जा रहे थे कंबोडिया? कंबोडिया कॉल सेंटर की जॉब उसने बोला था। कितने पैसे मिल रहे थे आपको? $1200। $1200 जी। इवन कि उसने मुझे ये भी कहा था कि आपने वो टाइपिंग का कुछ सीखना है। ठीक। टाइपिंग आपको आनी चाहिए, आपकी 25 से 30 जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो वो मुझे थोड़ी बहुत स्किल थी पहले से ही, तो क्योंकि घर में कंप्यूटर रखा हुआ था मैंने, तो वो मैं यूज़ करता था, तो मेरी टाइपिंग की स्पीड भी थी। तो जब मैंने उसे बताया कि मेरी टाइपिंग स्पीड है, मेरी मतलब 30+ है, ठीक, तो उसने फिर कहा ठीक है, आप मसला ही नहीं है, बस आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, आपने FSC की है, होशियार चालाक हो, आप वहाँ पे जाओगे, आप तो वहाँ पे 6 महीनों में ही माशाल्लाह सेटल हो जाओगे, और आप ही कोई, मैं वहाँ से किसी अच्छी कंट्री यूरोप में भेज दूँगा, किसी अच्छी कंट्री में, वहाँ से स्पेन, इटली, ऐसा कुछ भी उसने लालच दिया मुझे। तो मैं तो खुश था, लेकिन जैसे ही वहाँ से मैं पहुँचा हूँ, कंबोडिया पहुँचा हूँ। किस प्रवास से गए थे आप? थाई एयरवेज से। थाई एयरवेज की प्रवास से गया था थाईलैंड में? जी, थाईलैंड बैंकॉक में मेरा स्टे था। तकरीबन मेरी 24 सितंबर को मेरी फ़्लाइट थी। ठीक। 2024, और तकरीबन 10 बजे की मेरी फ़्लाइट थी जब मैं गया था। तो जब मैं कंबोडिया पहुंचा, वहाँ पे एक इंडियन लड़का मुझे लेने के लिए आया था। आपने कितने घंटे स्टे किया बैंकॉक में? 8 घंटे, 7 से 8 घंटे का स्टे था बैंकॉक में। ठीक है। उधर से फिर मैंने फ्लाई किया कंबोडिया के लिए। कंबोडिया का जो कैपिटल है phnom Penh, PPP उसे बोलते हैं। नहीं, उससे पहले मुझे बताएं कि क्या एहसास क्या थे कि मैं और मुल्क के अंदर उतरूंगा, नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल, मैं बिजनेस को टैप इन करूंगा, क्या सोच रहे थे उस वक्त? मैं जब यहाँ से मैं रास्ते में जा रहा था, जब हम अपने घर से निकले थे, उसी टाइम पे मैं बहुत खुश था कि मैं बाहर जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बस यही था कि मैंने कुछ बनना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, और जो जिसके लिए हम बाहर जाते हैं वही मकसद था। और बहुत खुश था कि वीज़ा भी हमें मतलब सस्ता मिल गया था, 5-6 लाख का, नहीं तो आजकल के दौर में 5-6 लाख का वीज़ा इतनी इजीली नहीं मिलता है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो मैं बहुत खुश था जब मैं थाईलैंड पहुंचा, वहाँ पे स्टे किया, वहाँ पे भी यही था, मतलब माइंड में चल रहा था कि मैं अब इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा और मेहनत करूंगा, बस यही था। घर वालों ने भी यही कह के भेजा कि बेटा वहाँ पे जाके मेहनत करना, पैसा कमाना, अपने लिए भी तुमने बनाना है, हमें भी तुमने सारा करना। तो वो सारे मतलब इमोशंस और सारे ड्रीम्स में अपने साथ लेके गया था। मेरे अबू प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत पहले काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया। अब उनकी वो दाल चावल की रेडी लगाते हैं वो इस वक्त वो शेखुपुरा में दाल चावल की रेडी लगाते हैं, दाल चावल वगैरह बेचते हैं। ठीक। तो इस ये लेके काफ़ी खुश था, लेकिन जब 8 घंटे का स्टे खत्म हुआ और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, तो मैं यही था कि जल्द से जल्द टाइम गुजरे और मैं नेक्स्ट फ्लाइट में बैठूं और मैं कंबोडिया पहुंचूं और वहाँ पे जाके देखूं कि कैसे लोग हैं, क्या मामला था। और मैं मतलब काफ़ी एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही मैं कंबोडिया पहुँचा, कंबोडिया जब मैंने लैंड किया, उसके बाद जब बाहर निकला इमिग्रेशन क्लियरेंस करने के बाद, और उधर यह है कि उधर इमिग्रेशन भी उनकी सारी सेटिंग होती है वहाँ पे, जो मतलब जो एजेंट भेजते हैं ना, वहाँ पे उनकी सेटिंग होती है। उसमें जब वो बड़ा अजीब सा बर्ताव लगा मुझे उनका, जब मैं उधर कंबोडिया एयरपोर्ट पे पहुंचा। जब लैंड किए तो आपको किसने रिसीव किया वहाँ पे? वहाँ पे बाहर मुझे इंडियन लड़का, इमिग्रेशन काउंटर पे तो कोई नहीं होगा ना वहाँ पे? तो आप अकेले? काउंटर पे मैं कह रहा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे मेरी पिक्चर्स ली पहले ना, उन्होंने इमिग्रेशन में उन्होंने नेचुरली लेते हैं पिक्चर लेके उन्होंने भेजी ग्रुप के अंदर। तो उन्होंने काफ़ी देर मुझे वेट करवाया, और मेरे साथ और भी लड़के थे कुछ पाकिस्तान से गए। हाँ जी, और भी कुछ लड़के थे जिनको उन्होंने साइड पे वेट करवाया, एक वेटिंग रूम में बिठाया, तकरीबन घंटा डेढ़ हम बैठे रहे। और वो एजेंट के थ्रू जा रहे थे या वो किसी और एजेंट के थ्रू थे? अच्छा। और मेरा उस टाइम पे एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट था। उसने कहा था तुमने टेंशन नहीं लेनी, इमिग्रेशन सारा कुछ उधर जाके बस तुमने मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। ठीक। तो मैं उसे बता रहा था साथ साथ कि अब मैं यहाँ पे हूँ, अभी उन्होंने वेटिंग एरिया में हमें बिठाया हुआ है, ऐसे मेरे साथ लड़के और हैं इमिग्रेशन वालों ने, तो अभी बाहर नहीं भेजा उन्होंने। उसने मुझे वॉइस मैसेज किया कि तुम टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो, अभी तुम्हें वो छोड़ देते हैं, और बाहर जो है ना बंदा खड़ा हुआ है तुम्हें लेने के लिए। तो खैर वहाँ से जब इमिग्रेशन क्लियरेंस हुई, तो जब बाहर निकले तो बाहर इंडियन लड़का खड़ा हुआ था। ठीक। उसका मतलब तकरीबन उसकी कोई 25-26 साल एज होगी। How did you recognize कि ये इंडियन है? आपको कैसे पता चला? उसने बताया था? उसने मुझे बताया। पहले तो मुझे नहीं लगा कि ये इंडियन है, पहले मुझे देखने में यही लगा कि क्योंकि उसकी शक्ल इंडियन भी पाकिस्तानी जैसी लगती है, मुझे यही लगा पाकिस्तानी है। तो वो उसको देख के इवन कि मैं खुश हुआ कि पाकिस्तानी ये लड़का मुझे जो लेने के लिए आया, उसे हमारी लैंग्वेज भी आती थी। इंडिया और पाकिस्तान की लैंग्वेज हिंदी उर्दू सेम है, तो उसने मेरे साथ हिंदी में बात की, उर्दू में जो हमारी लैंग्वेज है। तो ज़्यादा वो बोल रहा था, पहले तो उसने मेरे साथ इंग्लिश में बात की है स्टार्टिंग में, और तकरीबन उसने फिर जब मुझे एयरपोर्ट से लिया है गाड़ी में, उसने मुझे बिठाया है। पहले उसने मुझे मेरी पिक्चर दिखाई है कि तुम्हारा नाम शुएब ही है, ऐसा करके उसने मुझे इंग्लिश में बोला। तो मैंने कहा यस आई एम शुएब। तो उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरा लगेज पकड़ा, गाड़ी में रखा, उसके साथ एक ड्राइवर था। तो गाड़ी में बिठा के मुझे उसने खाने का पूछा है, तो मैंने कहा जी मैंने खाना खाना है, मैंने जहाज़ में नहीं खाना खाया है।
ठीक। तो वो फिर मुझे एक उसने किसी होटल के बाहर खड़ी की और उधर से उसने कुछ गाड़ी खड़ी की, कुछ खाना वगैरह लिया वहाँ से, और गाड़ी में बैठ के हमने खाना खाया। ठीक। गाड़ी में खाना खा के फिर वहाँ से हम निकले। जब मैं वहाँ पहुँचा तकरीबन रात के 11 का टाइम था, 11-12 बज रहे थे मकामी वक्त। जी, मकामी कंबोडिया का टाइम, और कंबोडिया का यहाँ के टाइम में 2 घंटों का डिफरेंस है। तो 11-12 का टाइम था। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, खाना शाना खा लिया। मुझे उसने कहा वेयर इज़ योर पासपोर्ट। मैंने कहा माई पासपोर्ट इज़ विद मी। कहता गिव मी योर पासपोर्ट। तो तब मुझे थोड़ा सा मतलब डर लगा, मतलब क्यों वो मेरा पासपोर्ट मांग रहा है। तो फिर मैंने कहा वैसे पूछ रहा होगा, उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, देखना होगा कि मैं आया हूँ मतलब किस नेशनैलिटी से हूँ या ऐसा कुछ। मैंने दे दिया पासपोर्ट उसको। उसने मेरा पासपोर्ट खोल के भी नहीं देखा, वैसे ही उसने मेरा पासपोर्ट आगे जो है ना डैशबोर्ड के अंदर रख दिया, जो आगे सामने गाड़ी में उसने वहाँ पे रख दिया मेरा पासपोर्ट। तो मैंने भी उससे कुछ नहीं पूछा, मैं भी चुप था। सफ़र किया तकरीबन, वो मुझे उसने 11 घंटे का सफ़र करवाया गाड़ी में फिनोम पेन से जहाज़ से उतरने के फ़ौरन बाद गाड़ी में बैठे। कैपिटल है जहाँ परवाज़ लैंड की थी जी, जहाँ पे लैंड की थी। 12 घंटे वहाँ पे फिनोम पेन से मुझे लेके गया था ओसमैच रिजॉर्ट्स। ये कंबोडिया के अंदर एक सिटी है। ठीक। वो बिल्कुल थाईलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। ठीक। इधर एक साइड पे थाईलैंड का बॉर्डर। और वही आपकी डेस्टिनेशन थी? जी, वहीं पहुंचना था। जी, वहीं पहुंचना था, ओसमैच। अब मुझे तो नहीं पता था कि अब इन्होंने आगे कहाँ पे लेके जाना है। तो बस उसने यही कहा था कि तुम्हें बंदा रिसीव करने के लिए आएगा। तो वो जिसने मुझे रिसीव किया वो मुझे खाना शाना खिलाने के बाद वो उधर लेके गया ओसमैच। वो तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ पे लेके जा रहे हैं मुझे। वो तो वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने सारे मामला देखे, वो तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ की जगह का नाम ओसमैच और यहाँ पे ये काम होते हैं। क्या काम होते हैं? नहीं, आई मीन जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे जी, उस वक्त तो आपको नहीं पता था ना, आप तो कॉल सेंटर पे नौकरी करने के लिए जा रहे थे, और आपने घर में $1200 कमाने थे, कुछ घर बेचना था जी, बिल्कुल, फैमिली के लिए, कुछ अपने गुजर बसर के लिए सर्फ हो जाने थे। उस वक्त आपको यानी किस वक्त ये एहसास होने लगा कि लो जी मैं फंस गया? मुझे तकरीबन जब काफ़ी उसने मुझे सफ़र करवाया ना, तकरीबन 5-6 घंटे सफ़र करते रहे हैं। मैं तब तक तो मैं खुश था कि कोई नहीं, पाकिस्तानी बंदा है जिसके थ्रू आ रहे हैं, पाकिस्तान में ही रहता है वो, बाईपास शेखुपुरा बाईपास पे वो रहता है। और ऐसा जहन में था ही नहीं कुछ ऐसा वगैरह, कोई 2 नंबरी ऐसा कुछ है। बस खुश था, यही था कि वो अपनी वो एयरपोर्ट से दूर होगी जहाँ पे हमने जाना है, हमारी जो डेजिग्नेशन है जहाँ पे जाना है वो दूर होगी। लेकिन जब सही मुझे जब अंदाज़ा हुआ, जब हम वहाँ पे पहुँचे 11 घंटे सफ़र करने के बाद ओसमैच जब पहुँचे, मतलब टोटली वहाँ पे था कि कोई आबादी नहीं थी। अच्छा। जंगल, मतलब चारों तरफ पेड़, दरख्त, पहाड़। और वहाँ पे ओसमैच जहाँ पे थाईलैंड का बॉर्डर है उसके बिल्कुल साथ एक जैसे टाउनशिप जैसे टाउन होते हैं ना, सोसाइटीज़ जैसे बनी होती हैं। हाँ। ऐसी 4 दीवारी के अंदर वो सोसाइटी बनी है और उसके अंदर स्कैमिंग कंपनी बनी हुई है। कितना लैंड था ये तो आपको बाद में पता चला ना कि बनी हुई है। मैं उस तरफ बाद में आता हूँ भाई जी। आपको वो ले गया वहाँ जी, उस 4 दीवारी के मरकजी दरवाजे पे जी, गाड़ी वहीं रुकी होगी ना? जी बिल्कुल वहीं। तो वहाँ दरवाजे पे क्या देखा आपने? जब दरवाजे पे हम पहुंचे हैं तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ब्लैक यूनिफॉर्म के अंदर गार्ड्स थे और सारे लोकल थे, मतलब कंबोडियंस। ठीक। गार्ड वहाँ पे खड़े हुए थे और वॉकी टॉकी, मतलब वही चला रहे, वॉकी टॉकी भी वो बात कर रहे हैं। तो लाइन के अंदर 3-4 गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई थी हमारे आने से पहले। जैसे हम वहाँ पहुँचे हैं लाइन के अंदर, वो ड्राइवर ने जो है गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी। सब नकाबपोश थे। हाँ जी, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। जब हमारा नंबर आया, पहुँचे हैं आगे, उसने हमारी डिग्गी चेक की है, उससे बात की, और उसको सबसे बात, वो जो लड़का मुझे लेने के लिए आया था इंडियन, उसको खमार भी आती थी। वहाँ की लैंग्वेज है खमार, कंबोडियन लैंग्वेज, उसको खमार भी आती थी। उसने खमार के साथ, गार्ड के साथ कोई बात की है खमार लैंग्वेज में। उसने डिग्गी वगैरह खोली है, डिग्गी चेक की है, सारा कुछ। इवन कि मेरा उन्होंने जो लगेज था वो भी चेक किया गार्ड्स ने। हाँ जी, वो भी उन्होंने मेरा लगेज खोल के चेक किया सारा कुछ। जब हम अंदर गए तो अंदर जब मैं पहुंचा तो सेम एक ही कलर की, मतलब तकरीबन कुछ 40-50 बिल्डिंग होंगी, 4-4 फ्लोर की। एकर्स ऑफ लैंड। हाँ जी। हाँ? ऐसे कितने एकड़ जमीन होगी जिसके ऊपर ये सब कुछ? लगभग कोई 40-50 एकड़ होगी। 40-50 एकड़ पे जी, 40-50 एकड़ होगी। उसके अंदर हर चीज़ है। मैं जब अंदर एंटर हुआ, बिल्डिंग्स तो नज़र आ रही थी ऊंची ऊंची, लेकिन वहाँ पे कैफ़े भी देखने को आ रहे थे, कैफ़े भी बने हुए थे वहाँ पे पब भी बने हुए थे, वहाँ पे होटल्स भी थे, रेस्टोरेंट, इवन के जिम। उसके बाद ये जो है शॉपिंग के लिए क्लॉथ शॉप, आपके लिए तो जन्नत थी ना फिर? जी, मैं मतलब खुश था, मुझे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये तो मजा हो गया, ये तो शेखुपुरा में था ही नहीं। जी, वो बहुत, मतलब मैं एक्साइटेड हो रहा था जब मैं अंदर गया। लेकिन देख रहे थे, बार्स देख रहे थे जी, रेस्टोरेंट्स देख रहे थे। हाँ, लेकिन जब खुश हो रहे थे क्या बस सब मैं सामान रखूं और मैं बस, लेकिन खुश
हो रहा था, लेकिन ये है कि जब मैं अंदर पहुंचा हूँ तो फिर मेरे से बड़ी कोई क़यामत वहाँ पे क़यामत वाला मंजर नहीं था। क्या हुआ था? भाई तो देखने से बहुत मतलब वो जैसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और दिखाने की और वही उन्होंने काम किया हुआ था कि बाहर से बड़ा अच्छा था, और लेकिन जब अंदर पहुँचे वो एक ऐसी जैसे वहाँ पे काफ़ी इमारतें बनी हुई हैं, किसी एक इमारत में मुझे लेके गया 2nd फ्लोर पे। वहाँ पे जब हम पहुँचे, मेरा पासपोर्ट उसने दिया, वहाँ पे एक चाइनीज़ था, उसको इंग्लिश आती थी। अच्छा। जो वहाँ पे ना मुझे लेने के लिए आया था, जैसे ये डोर है ना हमारा जी, ऐसे ही एक डोर, मतलब वहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा डोर लगा है, वो उसके बाहर उसने खड़ा हुआ, उसने मेरी पिक्चर ली। पिक्चर भी उसने मतलब फुल बॉडी या फेस की नहीं ली, मतलब फुट की, उसने पाँव की पिक्चर ली, मेरी भी और अपनी भी पाँव की पिक्चर लेके सेंड की उसे। उसमें क्या मसला थी? उसमें बस वो काम मैं मुझे जब अंदर जाऊंगा तो अंदर गया हूँ तो मुझे पता चला कि वो ऐसे काम क्यों करते हैं। हाँ। वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि वो वहाँ पे 2 नंबर काम कर रहे हैं, स्कैमिंग कर रहे हैं अपना फेस। वो कहते हैं कि अच्छा, अभी 2 नंबर नहीं, अभी कुछ पता नहीं आपको कि ये स्कैमिंग हो रही है? अभी तक तो नहीं आपको पता ना? अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता कि स्कैमिंग है। अभी तक तो यही मतलब मैं खुश था बाहर का माहौल देख के, ये वो। हाँ। उसने जब मेरी पिक्चर्स फिर सेंड की, पिक्चर्स आ गई, पिक्चर सेंड की, वो चाइनीज आया बाहर। आपको एक इंडियन जिसने एयरपोर्ट से रिसीव किया था उसने आपको एक चाइनीज को हैंडओवर कर दिया? चाइनीज को हैंडओवर कर दिया और मेरे सामने मेरा जो है पासपोर्ट उसको दिया। ठीक। चाइनीज मुझे अपने साथ ले गया, लगेज उसने मुझे मेरा पकड़ा दिया जब लगेज ऊपर लेके आए। ठीक। लगेज तब तक उसके आदमी था, जब उसने मेरा पासपोर्ट उसके हैंडओवर किया तब उसने मेरा लगेज मुझे दे दिया, वो इंडियन ने। ठीक। लगेज पकड़ा, मैं अंदर चला गया उसके साथ। अंदर गया हूँ तो ऐसे तकरीबन लाइंस के अंदर ना कंप्यूटर्स पड़े हुए, उधर पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकर, बंगाली, सारी ऐसी कंट्रीज़ के, एशियन कंट्रीज़ के वहाँ पे लड़के बैठे थे और काम कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर, उस कंपाउंड में। हाँ, कंप्यूटर पे, उस कंपाउंड के अंदर, उस बिल्डिंग में जब मैं एंटर हुआ तो वो काम कर रहे थे कंप्यूटर्स पे बैठ के। ठीक। तो तब भी मुझे यही लगा काम कर रहे हैं बैठ के आराम से, और बड़ा कोई शोर नहीं था, बड़े आराम से बैठ के वो काम कर रहे थे कंप्यूटर्स पे, टाइपिंग कर रहे थे, अपना लगे हुए थे काम में। तो मुझे वो अंदर ले गया एक ऑफिस के अंदर, वहाँ पे 3-4 चाइनीज़ और बैठे थे। ठीक। ऑफिस के अंदर मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो वो आपस में चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक ही चाइनीज़ था जो जब उसने मुझसे बात करनी थी वो इंग्लिश में बात करता था मेरे से, जब उसने कुछ कहना होता था, बाकी सारे आपस में चाइनीज़ में बात कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन पे बात की, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने फ़ोन पे किसके साथ बात की, जो इंडियन था उसके साथ की या जो पाकिस्तान में था एजेंट, हाँ, उसके साथ, आपका कंसल्टेंट था या उसके साथ? जी, उन्होंने इन दोनों में से किसी एक के साथ बात की और उन्होंने फिर क्या मेरे से एक एग्रीमेंट पे जो है ना साइन करवाए। अच्छा। तो मैंने वो जो इंग्लिश जो मतलब जिसको आती थी चाइनीज़ को, मैंने उससे कहा भी कि व्हाट इज़ दिस। उसने कहा कि ये तुम्हारा जो है एग्रीमेंट है जो तुमने यहाँ पे कंपनी में काम करना है। आपने उस एग्रीमेंट को पढ़ा? मैंने एग्रीमेंट को पढ़ा, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए सेल हो चुके हैं। साफ साफ लिखा था लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ पे सेल हो चुके हैं। और आपको उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था? एग्रीमेंट के ऊपर साफ लिखा था, इवन के ऊपर लिखा हुआ था किंगडम ऑफ कंबोडिया, उनका कुछ गवर्नमेंट के साथ जैसे कि वो होता है ना असाइन किया होता है उन्होंने, तो वो सारा कुछ ऊपर मतलब ऐसे ही लग रहा था। तो उसने मुझे कहा, मैंने फिर ऊपर पढ़ा भी, तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ पे रोने जैसा, वहाँ पे तरले मिनतें करनी शुरू कर दी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। वेरी मोमेंट। ये पहला दिन है? ये पहला दिन है जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ पे काम नहीं करना। और वो चाइनीज़ जो थे वो आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। वो जो इंग्लिश वाला वही एक ही बात कह रहा था, ब्रदर यू हैव टू वर्क हियर, यू हैव टू वर्क हियर। वो एक ही बात यही कह रहा था। You realize that you have been sold? मैंने तब जाके मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे सेल हो चुका हूँ। और फिर मैंने जब वहाँ पे शोर मचाया कि मैंने काम नहीं करना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से भेजो। मैंने इवन कि उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया जब मैंने कहा मैंने काम नहीं करना। उन्होंने कहा वेयर इज़ योर मोबाइल। मैंने अपना मोबाइल से दिया, उसने मेरा मोबाइल भी ले लिया। मोबाइल लेके उसने अपने पास रख लिया और फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया जो मैंने अपनी आंखों से देखा, $10,000 का। उसने कहा ये तुम्हें तुम्हारे एजेंट को उसने हमें यहाँ पे तुम्हें भेजा है। $10,000 आपके एजेंट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब हम तुम्हें कहीं भी नहीं भेज सकते, $10,000 दो, चले जाओ। ऐसे ही बोला उन्होंने मुझे। यानी 28 लाख रुपए पाकिस्तानी। उसने कहा $10,000 दो, चले जाओ, हम तुम्हें गेट से बाहर निकाल देंगे उसी वक्त। और आपने कितने पैसे दिए हुए थे उस एजेंट को? उसको तकरीबन 5,75,000 जो $2,000 बनते हैं। 5,75,000 वो और 28 लाख यानी 33 लाख यानी तकरीबन 34 लाख रुपए में 34 लाख रुपए में उसने मुझे सेल किया। You were sold? Yes, for लाइफ टाइम। और वहाँ पे मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत पाकिस्तानी माओ के बेटे वहाँ पे फंसे। यानी मुझे वो कहने दीजिए कि इरादे दिल ज़बान जाबाजियाँ नारे या दिन के हंगामे ये रंगारंग तकरीरें, यहाँ हर चीज़ बिकती है। खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे। अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, ये वो बाज़ार है जिसमें फ़रिश्ते आके बिकते हैं। यहाँ हर चीज़ बिकती है, ख़रीदारों बताओ क्या ख़रीदोगे। तो आपको शुएब रियासत जो शेखुपुरा से ढेरों ख्वाब सजाए
थाई एयरवेज की परवाज से बरास्ता बैंकॉक फिनोपन पहुंचा था, और उसके बाद वो कहाँ ऑसमैच पहुंचा, उसको वहां जाके अंदाजा हुआ कि मैं बिक चुका हूँ। ठीक। उसने तकरीबन 33 लाख में मुझे सेल किया, पाकिस्तानी। और मेरे जैसे और भी बहुत पाकिस्तानी थे वहाँ पे। खैर उन पे तो बाद में आते हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे, जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, तब भी मैं यही कि मैंने नहीं काम करना। उसने कहा $10,000 दो, चले जाओ। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पे रहम करो, अल्लाह के लिए मुझे यहाँ से निकालो। और वो तो गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, उनको तो कोई इस चीज़ से अल्लाह का वास्ता, या वो भी तो मुस्लिम था जिसने मुझे वहाँ पे सेल किया, उसको तो सारी स्टोरी का पता था कि वहाँ पे क्या होता है, क्या वहाँ पे उसके साथ होगा। वहाँ पे जाने के बाद लाइफ टाइम के लिए मुझे सेल कर रहा है, कोई 6 माह साल के लिए भी नहीं, लाइफ टाइम के लिए। और एक ही बार में सारे पैसे वो मेरे वो ले चुका था। और तो उस रात क्या हुआ फिर? उस रात जब मैंने वहाँ पे, जारी बात है मैं तो कभी भी वहाँ पे नहीं रुकना चाहूँगा, जो वहाँ पे सिचुएशन थी, मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं यहाँ पे रुकूंगा। मुझे वो फिर वहाँ पे ले गए एक प्राइवेट रूम के अंदर, वहाँ पे जाकर उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए मेरे उसी रात मेरे पे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया उन्होंने कि तुम्हें यहाँ पे काम करना है। वो मेंटली तौर पे इतना बंदे को वो डिस्टर्ब कर देते हैं, वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते कि अब तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, अब तुम्हें अब मैं वहाँ पे क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ पे मैं पहुँच चुका था, जहाँ वो मेरे पैसे ले चुका था, एजेंट मुझे सेल कर चुका था अब। और वहाँ पे जो भी जिस इलाके में लेके गए थे, जहाँ जितनी वहाँ पे उनकी सख्त सिक्योरिटी थी, मैं तो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, तब तो मैं बेहोश हो गया था। तकरीबन कोई घंटे डेढ़ तक मुझे कोई नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जब मैं उठाऊँ तो फिर मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक ही उस जगह पे लगाया। छोटी सी गन होती है, गन की तरह, एक जैसे पिस्तौल होता है ना, ऐसे ही एक वो गन की तरह एक था। उन्होंने वो कुछ बटन प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो पता लगता है कोई होश नहीं रहती कि क्या हो रहा है, बिल्कुल बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है। तो जब उसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए, मुझे वहाँ पे वो फेंक के चले गए रूम के अंदर। 1.5-2 घंटों बाद वो आया रूम में, वही इंग्लिश जिसको इंग्लिश आती थी, चाइनीज। कितनी देर तक वो इंसानियत से जुल्म करते रहे? जब तक मैंने उनकी बात नहीं मानी, वो जुल्म करते रहे। और जब उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, उसके बाद तो मैं बस वो जो कहते गए मैं करता गया। पहले मैं शोर मचाता रहा कि मैंने यहाँ पे काम नहीं करना, मुझे तो एजेंट ने कुछ और बोला था, ये $10,000 में आप कह रहे हो फॉर लाइफ टाइम के लिए। मुझे तो एजेंट ने कहा था कि 6 महीने के लिए वहाँ पे तुमने जाना है, और 6 महीने तुम वहाँ पे काम करोगे, तुम्हें फिर वहाँ पे तुम्हारा कंपनी ही वीज़ा लगवाएगी। इवन कि उसने कहा तुम्हें कंपनी वीज़ा लगवा के देगी, तुम्हें कंपनी वर्क परमिट बनवा के देगी। तुम वहाँ पे एक नहीं सुनी उन्होंने आपकी? एक नहीं चली फिर आप बेहोश हो गए। वो तो चाहते हैं कि हमारे पास कोई आए, ठीक, वो तो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से ट्रैप करे एजेंट और उनके पास भेजे किसी को अंदर। अब आप आ चुके हैं ना? मैं अब आप बेहोश पड़े हुए हैं? मैं बेहोश पड़ा हूँ। तकरीबन 1.5-2 घंटों बाद जब मुझे होश आई है, वही चाइनीज़ जो इंग्लिश जिसको आती थी वही आया। उसने आके मुझे, मेरा लगेज उसी के पास था, लगेज साथ लेके आया। लगेज मेरा उसी ऑफिस में, मुझे नहीं पता था मेरा लगेज कहाँ पे है। जब मुझे लेके गए हैं रूम के अंदर, मैंने इलेक्ट्रिक शॉक लगाए, फिर आया उसने मुझे वहाँ से कहा कि फॉलो मी। मैं उसके साथ चलता गया हूँ लंगड़ा के, जैसे कि जो मेरी हालत थी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो फिर मुझे अकोमोडेशन में ले गया, जहाँ पे सारे इंडियन पाकिस्तानी काम के बाद जाके सोते हैं, जहाँ पे रहते हैं। अकोमोडेशन एरिया में ले गया, रूम में ले गया। वहाँ पे लाइन के अंदर मतलब सारे रूम है, रूम नंबर लिखे हुए हैं, 102, 103 ऐसे रूम नंबर है। तो मुझे एक रूम में ले गया। वहाँ जब मैं रूम में एंटर हुआ तो वहाँ पे 4 बेड पड़े हुए थे, डबल बेड, एक ऊपर और एक नीचे। मतलब एक रूम में 8 लड़के जो हैं वो रहते थे। और तब रूम के अंदर कोई भी नहीं था जब वो मुझे लेके गया। सामान पड़ा था, लगेज पड़े थे, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट, पिलो, मतलब सब, मतलब कि यहाँ पे लड़के रहते हैं, वो सारा थे। अब वो लड़के फिर आए जब मैं तकरीबन 3 बजे मैं रूम के अंदर गया हूँ। मैं रात के 3 बजे तकरीबन, नहीं दिन का टाइम था। दिन के टाइम पे जब मैं रूम के अंदर गया हूँ, तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था जब मैं रूम के अंदर गया हूँ। तब लड़के ड्यूटी कर रहे थे, काम पे थे। ड्यूटी करके जब वो रात को आए हैं रूम के अंदर, मैंने फिर उनके मुंह से भी सुनी कि यहाँ पे क्या क्या होता है। उन्होंने बताया, और वो पाकिस्तानी थे जो वहाँ पे फंसे हुए थे। एक इंडियन था बस उनके अंदर, बाकी 6 पाकिस्तानी थे और 8वां मैं था जो भी आया था। और उन्होंने फिर मुझे बताया, हर किसी ने यही बताया कि हम भी ऐसे ही आए हैं, हमारे साथ भी यही हुआ। ऐसे ही एजेंट ने हमसे पैसे लिए, ऐसे ही एजेंट ने हमें यहाँ पे सेल किया। किसी को 6 महीने हो गए थे, किसी को 1 साल, किसी को कोई 18 महीने, किसी को 2 साल। ऐसे वहाँ पे लोग फंसे हुए थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे। और वहाँ पे विलिंगली कोई भी नहीं करता, फोर्सफुली काम करवाते हैं, जैसे उन्होंने मेरे से करवाया। ठीक। फिर उसने मुझे कहा था कि तुमने सुबह जो है 10 बजे आ जाना है यहीं पे काम पे, जॉब पे, अपने काम के लिए। मैं फिर सुबह 10 बजे उन्हीं लड़कों के साथ, मैं तो सारी रात सोया नहीं,
वो लड़के आए, काम करके आके सो गए, क्योंकि उनको वो तो काफ़ी देर से थे वहाँ पे। सुबह उठे उन्हीं लड़कों के साथ, मैं चला गया हूँ काम पे। जब वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे जाके मैं चेयर पे बैठ गया हूँ, टेबल ऐसे ही टेबल पड़े हुए हैं जहाँ पे वो बैठ के कंप्यूटर्स के पास, हाँ, लड़के के पास उधर उसने मुझे बैठा दिया। उसने कहा देखो ये काम कैसे कर रहा है। जो पाकिस्तानी एक था लड़का, ठीक, काफ़ी पाकिस्तानी थे वहाँ पे, उसने मुझे किसी एक पाकिस्तानी लड़के के साथ बैठा दिया जिसको सही से काम आता है, जो वहाँ पे पुराना है, उसके साथ बैठा दिया। उसको कहा इसको काम सिखाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके साथ बैठा दिया, उसके साथ बैठे रहे। और वहाँ पे इतना सख्त पहरा है कि वहाँ पे चाइनीज़ उनको कहते हैं टीम लीडर। उन्होंने अपनी चाइनीज़ ही हैं वो, हर लाइन के अंदर वो एक बंदा उन्होंने तैनात किया। एक टीम लीडर है, हाँ, जो चाइनीज़ है। हर लाइन के अंदर उन्होंने एक टीम लीडर चाइनीज़ को तैनात किया, जो चक्कर लगाता रहता है, राउंड्स लगाता रहता है और देखता रहता है। कोई बात करेगा, कोई सर उठाएगा इधर देखेगा तो उसको उसी टाइम फाइन करता है। कुछ नहीं कहता, $100 का फ़ाइन कर दिया। फाइन करके वो जो स्लिप है उसके पास रख देता है, ये तुम्हें फ़ाइन हो गया। और फ़ाइन क्या कि वो सैलरी तो देते नहीं है बिल्कुल भी। वो जो फ़ाइन करते हैं वो फ़ाइन उसके माइनस में लिखते जाते हैं कि तुमने इतने पैसे कंपनी को देने हैं। जब भी तुम क्योंकि जब रिचार्ज आता है ना, जब किसी के साथ स्कैम करते हैं कस्टमर के पास, जब तो वहाँ से जो प्रॉफिट आता है, पैसे आते हैं, कमीशन आता है, वो उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो प्लस में हो, सारे माइनस में ही, मतलब उन्होंने कंपनी को ही देने हैं, मतलब वो कर्जे ही हैं जैसे कंपनी के। तो जब मुझे उसने वहाँ पे बिठाया, 2-3 घंटे में वहाँ पे बैठा रहा, फिर उसने मुझे एक स्क्रिप्ट ला के दी। स्क्रिप्ट मेरे पास थी, ये अभी मुझे स्क्रिप्ट ये पहुंचाई जी, ये आपने गालिबन दी होगी, वो प्रिंट आउट लेके आए स्क्रिप्ट का। 10 से 15 पेजेस की स्क्रिप्ट है जी। ये 10 से 15 पेजेस की स्क्रिप्ट है और इंग्लिश में और उर्दू में थी, दोनों में। ठीक, इंग्लिश में भी थी और उर्दू में भी लिखी हुई थी। ठीक, और इस स्क्रिप्ट से क्या मुराद है? ये स्क्रिप्ट के ऊपर सारा लिखा हुआ है कि आपने कस्टमर के साथ स्कैम कैसे करना है। अच्छा। उसने मुझे कहा ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये आप देख सकते हैं, ये इसके कितने पेजेस हैं, तकरीबन इसके 15 से 20 पेजेस हैं। उसने मुझे कहा ये सारी तुमने ज़ुबानी याद करनी है। अच्छा। ज़ुबानी याद करनी है 3 दिन के अंदर। अच्छा। नहीं याद करोगे तो वही काम होगा जो पहले तुम्हारे साथ हुआ है, जो इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाएंगे। अच्छा। फिर वो उसने मुझे बैठा दिया वहाँ पे, बैठ के मैं फिर डेली वो पढ़ता रहा। मैं तो मतलब हालत ही ऐसी थी, डर खौफ, और अगर ना याद करता तो मुझे ये भी डर था कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे, इसलिए मैंने याद की। ठीक। 3 दिन में तो खैर मुझे याद नहीं हुई, तकरीबन मुझे 6 दिन लगे थे। 5-6 दिन में मैंने ये याद की, इंग्लिश में और उर्दू दोनों में। और अब तो आपको ज़ुबानी याद होगी? अब तो मुझे ज़ुबानी याद है, एक एक हर्फ इसका, एक एक लफ्ज़ याद है मुझे, क्योंकि फिर मैंने 18 माह वहाँ पे गुजारे। और जिस वक्त आपने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई थी ना जी, तो मैं ये समझा कि आप तो ऑलरेडी स्कैमिंग कंपनी में काम करते रहे हो, तो आपको तो स्क्रिप्ट सारा ज़ुबानी याद है, आपने तो मुझे कन्विंस कर लिया है। बाद में मैं ये सोचता रहा कि आपने तो स्क्रिप्ट के तहत मुझे कन्विंस कर लिया है कि भाई मुझे इतने